नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 6 सजीव एवं निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के जो हमारे अध्ययन बिंदु है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो एक तो है सजीव एवं निर्जीव का परिचय, उनके अंदर अंतर और सजीवों के लक्षण। इन तीनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे हम देखते हैं सजीव एवं निर्जीव का परिचय। अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचिए और बताइए कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इन वस्तुओं एवं जीव जंतुओं में एक सूची तैयार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित सारणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है, कौन सा स्वयं चल सकता है, कौन सा भोजन कर सकता है, कौन सा इनमें श्वास लेता है और कौन सा समय के साथ साथ बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो इसको आप करके देखें। आगे हम देखते हैं कि उपरोक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं एवं जीव जंतुएं जैसे मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं तथा वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधों में भी वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जबकि अन्य वस्तुओं में ये क्रिया नहीं होती है। अतः वे जीव जिनमें श्वसन गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती है सजीव कहलाते हैं। तो सजीव कौन कौन से होते हैं? तो जिनके अंदर क्या क्या होता है? श्वसन होता है, गति होती है, एक निश्चित वृद्धि होती है, उनमें जनन होता है और पोषण होता है। ये सभी क्या है? सजीव होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, जैसे गाय हो गई, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे आदि, ये क्या है? सभी सजीव है। जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं होती हैं वे सभी निर्जीव कहलाते हैं। जैसे पेन हो गया, बस्ता हो गया, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी इत्यादि, ये सभी क्या हो गए? निर्जीव। तो ये सजीव का चित्र दिखाया गया है। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं। इस प्रकार हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जंतुओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पे है सजीव, नंबर 2 पे है निर्जीव। सजीव में कौन कौन से आएंगे? तो समस्त पादप आ गए, जंतु जगत आ गया और सूक्ष्म जीव है। ये सारे के सारे क्या हो गए? सजीव हो गए। निर्जीव में समस्त पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त जो भी चीज़ है वो सभी क्या है? निर्जीव में आएगी। तो आप सजीव याद कर लो कौन कौन से है। तो समस्त पादप हो गए, समस्त जंतु हो गए और सूक्ष्म जीव, ये सभी सजीव है। इनको छोड़ के बाकी सभी निर्जीव है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं। ये कक्षा 6 की जो बुक है तो यहाँ पे उसी हिसाब से दर्शाया गया है। आपको ऐसे लगता हो कि ये तो बहुत ही सामान्य जानकारी है, तो कक्षा 6 के बच्चों के अनुसार ये जानकारी है वो पर्याप्त है। और कई बार बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसे आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड पे करके देख सकते हैं। लगभग ये 25 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर आप 2 गुना करके देखेंगे तो लगभग 12 से 13 मिनट के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। आप इसको देख सकते हैं, सजीव में और निर्जीव में क्या होता है, क्या क्या उसका। नंबर 1 पे है जीवन काल। तो सजीवों में एक निश्चित जीवन काल होता है, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। सजीव भोजन करते हैं, निर्जीव भोजन नहीं करते हैं। ये श्वसन लेते हैं, ये श्वसन नहीं करते। इनमें जनन होता है, निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी एक वृद्धि होती है लेकिन इसमें नहीं होती। ये उत्सर्जन भी होता है इनका और ये उत्सर्जन नहीं करते। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या सजीव कर पाते हैं और वो दूसरी साइड निर्जीव वो कार्य नहीं कर पाते। आगे हम देखते हैं सजीवों के लक्षण। हम यह कह सकते हैं कि सजीवों की कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये लक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित है। नंबर 1 पे है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, स्वयं गति कर सकते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं कि उद्दीपक कोई भी हो उसके
प्रति कोई ना कोई अनुक्रिया जरूर करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। तो ये सजीवों के कुछ लक्षण हैं, 8 लक्षण दिखाए गए हैं, आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखें। आगे हम देखते हैं सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। पादप भोजन कैसे करते हैं, जंतु क्या खाते हैं, इनके बारे में आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। पादप के बारे में और जंतु के बारे में अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर हमने इसका ही अध्ययन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पादपों के जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह अच्छी तरह से समझ आ जाए। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। भोजन सजीवों को दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 2 पे है कि सजीव वृद्धि करते हैं। आपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सभी सजीव जंतु तथा पादप वृद्धि करते हैं। यह सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है, वृद्धि करना। निश्चित समय के बाद जंतुओं में यह वृद्धि रुक जाती है, जबकि अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में यह वृद्धि होती रहती है। जंतु वर्ग की क्या होती है, एक निश्चित समय आ जाता है, उसके बाद वृद्धि करना रुक जाता है, लेकिन पादपों में यह निरंतर चलती रहती है। सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी सजीव सांस लेते हैं? तो सजीव श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं तथा श्वसन के पश्चात कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो आगे हम देख रहे हैं कि सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। कोई भी, चाहे वो कोई भी पादप है, चाहे जंतु है, कोई भी है, वो हमेशा ही श्वसन क्रिया के दौरान जो गैस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होगा। कई बार पादपों का पूछ लेता है कि पादप श्वसन क्रिया के द्वारा कौन सी गैस लेते हैं, तो वहाँ पे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, उस हिसाब से अपने श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। चाहे वह पादप है चाहे जंतु है, हमेशा श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये तो बात हो गई श्वसन क्रिया के दौरान की। लेकिन जब ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें उत्पादन के रूप में देते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या होता है कि शरीर में जो ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है और उससे जो जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो श्वसन क्रिया होती है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्या पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। सभी सजीव जंतु व पादप के लिए श्वसन आवश्यक है। श्वसन के बिना सजीव का जीवन असंभव है। तो सभी के लिए यह श्वसन प्रक्रिया आवश्यक है और इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं सजीव स्वयं गति करते हैं। आपने मनुष्य, पशुओं को चलते, मछलियों को जल में तैरते, पक्षियों को उड़ते व सांप को रेंगते हुए देखा है। क्या पेड़ पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं? क्या पेड़ पौधे भी गति होती है? पेड़ पौधों में गति के कौन से लक्षण हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे सूरजमुखी है, उसके के अंदर क्या है, सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधे की गति का एक उदाहरण है। तो कई बार पूछ लेता है कि पौधे की गति का उदाहरण कौन सा है, तो जो सूरजमुखी का जो पौधा है वो सूर्य का जिधर प्रकाश होता है उधर ही वह मुड़ता हुआ चला जाता है। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे बस, साइकिल, कार आदि भी चलती है। इनमें गति करने जैसा लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकते हैं। इनकी गति बाहरी कारकों द्वारा होती है। इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं सजीव संवेदनशील होते हैं तथा
उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कांटा या सुई चुभने पर आप पैर को पीछे क्यों खींच लेते हैं? स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी क्यों आ जाता है? उपरोक्त प्रश्नों पर चर्चा करने से निष्कर्ष निकलता है कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, जिसे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। क्या पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है? पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है, जैसे छुई मुई के पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ना। तो ये एक जंतुओं वर्ग के लिए या मनुष्य वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि पादपों में भी जब पादप होता है उसकी जो छुई मुई है उसकी पत्तियों को अगर हम छूते हैं तो वह बिल्कुल सिकुड़ जाती है। आगे हम देखते हैं सजीवों के उत्सर्जन क्रिया। आप जानते हैं कि सभी जंतु भोजन करते हैं। जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन होता है। ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा शरीर में उपयोग नहीं होती है। भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। क्या पौधे भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं? पौधों में कुछ हानिकारक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनका निष्कासन स्राव के रूप में होता है। कुछ पादपों में इन अपशिष्ट पदार्थों का विशेष भागों में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे गोंद कहते हैं। तो गोंद क्या है? गोंद है जो पादप है उनका एक अपशिष्ट है। याद रखें आप जरूर कि गोंद क्या है, तो गोंद अपशिष्ट है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है कि जो सजीव होते हैं उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और गोंद क्या है? एक अपशिष्ट है। आगे हम 7 नंबर पे देखते हैं कि सजीवों में प्रजनन क्रिया। जंतुओं में जनन द्वारा अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न होती है। कुछ जंतु अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। अपने आसपास के उन जंतुओं की सूची बनाइए जिनमें अंडों द्वारा जनन होता है। इसी प्रकार बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हुए भी आपने देखे होंगे। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सजीव अपने समान संतान पैदा करते हैं। सजीवों की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। अपने जैसे ही संतति को पैदा करना क्या होता है? प्रजनन कहलाता है। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। एक तरफ जंतुओं में दिखाया गया है कि कुछ जंतु है जो अंडों के अनुसार अंडे दे के अपना जो प्रजनन है उसको जारी रखते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों में जो बीज है उसका अंकुरण होता है, उससे आगे प्रजनन का चलता रहता है। 8 नंबर पे हम देख लेते हैं कि सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। क्या सभी सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है? क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं? क्या सभी सजीव मरते हैं? तो यही सत्य है कि सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि कर बढ़ते हैं, फिर मरते हैं। सभी सजीवों का जीवन काल लगभग निश्चित होता है। जन्म और मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है, अतः जीवन की खूबसूरती के साथ जिएं। आगे हम देखते हैं विषाणु क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से पढ़ें कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। रीट के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 2018 में भी पूछा गया था और 2021 में जो रीट हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है वो क्या है, तो विषाणु है। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं। ये सजीवों में प्रवेश करते हैं और सजीवों के समान वृद्धि आदि लक्षण प्रकट करने लगते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों का कारक है। तो ये क्या होता है, जब ये स्वतंत्र होते हैं तब तो ये निर्जीव पड़े रहते हैं। जैसे ही ये किसी सजीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद ये सजीवों के समान ही लक्षण प्रकट करने लगते हैं और पादपों और जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों का ये कारक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, तो जो वायरस या विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है।
आगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है, आज के चैप्टर में क्या क्या था। तो हमारे आसपास के परिवेश में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पोषण हो गया, वृद्धि, श्वसन, गति, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन और निश्चित जीवन काल। प्रजनन से सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव होते हैं, किंतु सजीव में प्रवेश करते ही इनमें सजीवों के समान लक्षण आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो निचोड़ था वो इन 5-6 लाइनों में है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अच्छे से ध्यान से वो पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। नंबर 1 है सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। 2 नंबर पे क्वेश्चन है कि सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिए कि सजीव उद्दीपक के प्रति खाली स्थान करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किसका लक्षण है। तो ये कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु। 2 नंबर पे है कि ये जो सजीव है उनकी प्रजातियों का अस्तित्व बनाए के रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रजनन। सजीवों के उद्दीपक के प्रति क्या होती है, कोई अनुक्रिया होती है। पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और सूरजमुखी के पौधे का सूर्य की प्रकाश की ओर मुड़ना गति का लक्षण है। तो इस प्रकार से आज हमने इस चैप्टर को देखा। ठीक हम इसी प्रकार से 7th, 8th, 9th और 10th की भी बुक कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपकी रीड की जो परीक्षा है वो आएगी, उस तक अपने सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लेंगे, मैथ और साइंस दोनों का। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको रीड के लिए और सीटी के लिए साइंस के जितने भी टॉपिक है उनको यहाँ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे वो कक्षा 6 से लेके 10 तक की बुक में जितने क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चन की जो साइंस है वो सीटी के अंदर रहने वाली है। उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन अपने को कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो बुक है उनके अंदर से मिल जाते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो